हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया। तो लेक्चर नंबर दूसरा केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर सब बच्चों ने पढ़ लिया होगा। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये बताता है कि जो रिएक्शन का रेट है ना, वो कंसंट्रेशन पे किस प्रकार से डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो रिएक्शन का जो रेट है वो हमें ये बताता है कि कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है क्या? रेट। ठीक, और ये हमें पता ही है, जितनी ज्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, जैसे कि कोई एक रिएक्शन हमारे पास है कि A प्लस बी इट गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये A क्या है? इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये B क्या है? इस B का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये क्या कहता है कि जो रेट है रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के। ठीक है, और इनकी जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये कहां चली जाएंगे? इसकी पावर में। बस आसान सा। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन में ये कहता है कि जो किसी रिएक्शन का रेट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के मल्टीप्लाई के, और उनके जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो कहां जाते हैं? उनकी रेज टू द पावर। ओके, और जब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमने क्या लगाया यहाँ पे? के। तो ये हमारा क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन। बट जब एक्सपेरिमेंट से देखा गया ना, तो एक्सपेरिमेंटली डाटा यह पाया गया कि जो पावर आती है ना, ये जो पावर है इन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर है, ये जरूरी नहीं कि ये इनके आगे जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो ही आए। समझ रहे हो? लॉ ऑफ मास एक्शन ने तो ये बताया कि इनके आगे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, वो इनकी क्या रहेंगी? पावर। बट बाद में जब एक्सपेरिमेंट से देखा गया तो यह पाया गया कि ये जरूरी नहीं कि ये जो पावर है ना ऊपर, ये इनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो, ये कुछ और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हमने क्या नाम दिया? रेट लॉ। उसको हमने क्या नाम दिया? रेट लॉ। तो देखो रेट लॉ क्या है? कुछ भी नहीं है, देखो सिंपल सा है कि इसमें क्या होता है कि जो रेट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कंसंट्रेशन के मल्टीप्लाई के। और इनकी पावर कुछ भी हो सकती है, मींस अल्फा और बीटा। अभी जो अल्फा और बीटा है ना, ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी, मींस ये कुछ भी हो सकते हैं। समझे? तो देखो डेफिनेशन क्या है? रेट लॉ is the expression which expresses the rate of reaction in terms of molar concentrations of the reactants with each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient। तो रेट लॉ हमें एक रिएक्शन का रेट बताता है मोलर कंसंट्रेशंस की टर्म में, और वो क्या होता है कि मोलर कंसंट्रेशंस की जो रिएक्टेंट की जो मोलर कंसंट्रेशंस है उनका मल्टीप्लाई और उनकी कुछ पावर, और ये जो पावर है ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, और ये सारा डाटा हमें कहां से मिलता है? एक्सपेरिमेंट से। तो जो रेट लॉ आता है किसी भी रिएक्शन का वो एक्सपेरिमेंटली क्या होता है? कैलकुलेट। ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट से ही किसी रिएक्शन का रेट लॉ लिख सकते हैं। ठीक है, खुद से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। समझ गए? तो लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में क्या डिफरेंस था? लॉ ऑफ मास एक्शन में तो ये जो पावर होती है ना, ये हमेशा क्या होता है? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। बट रेट लॉ क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल। ये जो पावर्स होती हैं ये कुछ भी हो सकती हैं। ओके, समझ गए? उसके बाद इस प्रोपोर्शनल को हटाया तो हमने क्या लगा दिया? के। और के यहाँ पे क्या आ गया कि नया कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हमने क्या कहा? रेट कांस्टेंट। क्या कहा हमने यहाँ पे? इसको रेट कांस्टेंट। ओके, अब प्रश्न आएगा कि डिफाइन रेट कांस्टेंट या व्हाट इज रेट कांस्टेंट। तो एक बात बताओ, यदि मैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन एक कर दूं, एक, इट मीन यदि मैं ए की कंसंट्रेशन एक और बी की कंसंट्रेशन भी कितनी ले लूं? एक। तो एक बात बताओ, ये सारी की सारी टर्म क्या हो गई? एक ना, तो केवल क्या बचा यहाँ पे? रेट इज इक्वल टू के। इट मीन्स कि भैया रेट कांस्टेंट किसके बराबर है? रेट ऑफ रिएक्शन के। कब? जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है? यूनिटी, 1 और 1। तो डेफिनेशन क्या होगी हमारी कि रेट कांस्टेंट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज ए यूनिटी। समझ रहे हो कि भैया रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन होता है कब? जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को हम कितना ले लें? यूनिटी। ठीक है, और इसलिए इसको और क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ओके, आगे समझ में? ठीक है, अच्छा उसके बाद हम देखते हैं कि जो वैल्यू है के की जितनी ज्यादा होगी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के, मींस रेट कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी हमारी रिएक्शन भी क्या होगी? उतनी ही फास्ट। हमारी रिएक्शन भी क्या होगी? उतनी फास्ट। क्यों? क्योंकि रेट क्या है? रेट इक्वल टू के। समझ लो? तो के की वैल्यू जितनी ज्यादा, रिएक्शन की स्पीड भी उतनी ही ज्यादा। दूसरा क्या? वैल्यू ऑफ के चेंजेस विद टेम्परेचर।
अलग अलग टेम्परेचर पे जो वैल्यू है रेट कांस्टेंट की वो भी क्या मिलेगी हमें अलग अलग। ठीक है, अगली है इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ के। रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो डिपेंड्स करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। किसके ऊपर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। अभी ऑर्डर क्या है, ये एक नया वर्ड आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान सा है कि के की यूनिट अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि देखिए कुछ भी नहीं है, जैसे कि मैंने लिखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम डिटरमाइन करते हैं रेट लॉ से। किसे डिटरमाइन करते हैं? रेट लॉ से। तो ये हमने रेट लॉ लिख रखा है इक्वेशन का। ठीक है, तो रेट क्या हमारा, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो रेट लॉ के अंदर जो रिएक्टेंट्स की पावर होती है उनका सम। बस इट मींस इनकी रिएक्टेंट्स की पावर क्या है, अल्फा और बीटा, इनका जो सम है इसी को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। पता हो कितना आसान है। जैसे कि मैं एक रिएक्शन लिखूं, मैंने लिखा जैसे किसी रिएक्शन के लिए रेट है मेरे पास ये इस प्रकार से है। ठीक है, तो इसके लिए मैं ऑर्डर लिखना चाहूं तो ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर क्या होता है कि रेट लॉ के अंदर जो रिएक्टेंट्स की जो पावर है उनका सम। तो इसकी पावर कितनी, कुछ भी नहीं है, तो इट मींस एक है ना पावर, इसकी भी कितनी है, एक। तो 1 + 1 = 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, 2। तो समझ गए। अब एक बार इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं। ओके, देखो डेफिनेशन क्या होगी, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स मींस पावर। ठीक है, कि पावर्स का सम। अच्छा, कौन सी पावर का सम, टू विच द मोलर कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ इक्वेशन आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ ए रिएक्शन। जो रेट लॉ के अंदर जो मोलर कंसंट्रेशन से है उनके ऊपर जो पावर्स है उनका सम, इट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। डेफिनेशन को याद कर लेंगे। जैसे कि ये मेरे पास कोई रिएक्शन है, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ है ना वो है ये, और ये जो रेट लॉ है ये हमें कहां से मिलता है, ये हमें मिलता है एक्सपेरिमेंटली। कहां से मिलेगा हमें ये, एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, हम खुद से कैलकुलेट इसको नहीं कर सकते, हमें एक्सपेरिमेंटली मिलता है। तो एक्सपेरिमेंट से इसका रेट लॉ है ये। अब इस रेट लॉ को देखते हुए इस रिएक्शन का क्या बता सकते हैं, ऑर्डर। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या होगा कि भैया रेट लॉ के अंदर जो कंसंट्रेशन टर्म है उनकी पावर का सम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रेट है, रेट किस पर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। तो इसमें ये है रिएक्टेंट है, इनकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी, 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, 4। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, 4। कितना आसान है ना। रेट लॉ हमें गिवन मिलेगा, वहां से बस जोड़ना ही तो है, और इससे आसान क्या रहेगा। आगे देखते हैं इसके लिए कि कोई रिएक्शन है उसके लिए रेट लॉ हमारे को ये दिया। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कैसे आएगा, इसका ऑर्डर कितना आएगा बताओ, इसकी पावर कितनी, 1, इसकी पावर कितनी, हाफ, जोड़ेंगे कितना आ गया, 1.5 आ गया। ठीक है, तो मीन से जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इस बात को भी याद रखेंगे, जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, अगली कोई रिएक्शन उसके लिए हमारे को रेट ला दिया ये, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है बताओ, इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना, हमने देखा है कि ए की पावर कितनी, 0। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना, 0। इट मीन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। समझ गए। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बिल्कुल आसान सा। ठीक है, अब हम कुछ एक ना एग्जांपल देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जांपल्स हमें डायरेक्ट याद ही करने हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहां से पता लगता है, एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगता है, रेट लॉ, और फिर रेट लॉ से हम क्या करते हैं, डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो पेपर में पूछते हैं, हम कोई भी रिएक्शन दे दी कि ये बताओ ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, तो अब हमें वो याद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते वहां पे। समझ रहे हो, तो याद ही करना है कि ये रिएक्शन है तो कौन से ऑर्डर की, ये रिएक्शन है तो कौन से ऑर्डर की। हाँ, यदि रेट लॉ हमें लिख के दे दिया तब तो बिल्कुल ही आसान ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना। ठीक है, कुछ है कि कॉमन रिएक्शन है वो 2-4 है, उनको याद कर लेंगे, बस वो ही आते हैं। ठीक है, देखेंगे ये कुछ एक एग्जांपल हमारे पास। तो सबसे पहले है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल, बड़े इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लेंगे इनको। कि जब हम अमोनिया को हॉट प्लेटिनियम सरफेस के ऊपर डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, हम अमोनिया को तोड़ेंगे प्लेटिनियम के सरफेस के ऊपर, तो हमें क्या मिलेगा, N2 + H2। तो ये जो रिएक्शन है इसका जो रेट लॉ हमने देखा, तो इसका जो रेट है वो आएगा, रेट इज इक्वल टू के NH3 की पावर 0। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसकी पावर कितनी, तो कितनी है, 0। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया, 0। ठीक है, और जब इसकी पावर 0, तो इट मीन से ये पूरी टर्म क्या हो गई, 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू
के इट मींस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो रेट है ना वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि रेट इज इक्वल टू के, यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो है ही नहीं क्योंकि इसकी पावर कितनी है, जीरो। तो ये बात याद रखेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब देखो इसको देख के तो हम ये बताते कि तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि आप लोग लिखते कि रेट इज इक्वल टू के की पावर दिस, ऐसा नहीं लिखते, लेकिन ये हमें एक्सपेरिमेंट से पता लगता है। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते उसका ऑर्डर कितना है, वो हमें एक्सपेरिमेंट से पता लगता है। ठीक है, तो ये याद ही करना है। अब जैसे यहाँ पे HI कि HI को जब हम गोल्ड के सरफेस पे डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, गोल्ड के सरफेस पे डिकम्पोज करेंगे तो हमें मिलेगा H2 प्लस I2, और इस रिएक्शन का भी जो रेट आएगा वो भी क्या रहेगा, रेट इज इक्वल टू के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो HI आएगी उसकी पावर कितनी होगी, जीरो। ठीक है, तो ये भी कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, याद कर लेंगे। उसके बाद है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल हमारे पास है कि हमने हमारे पास अमोनियम नाइट्राइट का जब डिकम्पोजिशन करेंगे हमें मिलेगा N2 प्लस H2O। इसका जब हमने रेट देखा तो इसका रेट आया रेट इज इक्वल टू के, और N की इस प्रकार से कंसंट्रेशन की पावर कितनी है, 1। तो इसका ऑर्डर कितना है, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ेंगे तो इस रिएक्शन का ऑर्डर भी कितना है, 1। तो ये भी कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। इसका रेट आया ये कहां से, एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, ये हमारे पास। अब देखो यहाँ पे तो देखो दिखने में देख के भी बता देते हम कि हाँ भैया एक ही रिएक्टेंट है तो फर्स्ट ऑर्डर, एक ही रिएक्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर, बट यहाँ पे देखो जब इस रिएक्शन को हमने बैलेंस किया, रिएक्शंस को बैलेंस तो होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं, 2। तो हम यदि खुद से लिखते तो क्या लिख देते, रेट इक्वल टू के, और लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या बताया था, जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो उसकी पावर में। बट एक्सपेरिमेंट से देखा गया ऐसा जरूरी नहीं है कि जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो पावर में जाए, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। तो देखो यहाँ पे जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट थे वो ही पावर में थे ना, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, पावर में भी 1, बट यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो रेट लॉ ने यही बताया था कि जब हम रेट लिखते हैं एक्सपेरिमेंट से जो रेट आया तो उसमें जरूरी नहीं होता ये जो पावर आए वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कहा कैसे पता लगा, इसके रेट लॉ से पता लगा। ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन HI है, HI को हमने डिकम्पोज करवाया H2 प्लस I2, तो H2 प्लस I2 रेट आया इसका किस प्रकार से, इज इक्वल टू के, और HI की पावर 2, तो इसकी पावर 2, तो रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया, 2। अब देखो जब HI को गोल्ड के सरफेस पे गर्म किया, ठीक है, जब गोल्ड के सरफेस पे गर्म कर इसको तोड़ा हमने तो कौन सा है, जीरो ऑर्डर। और जब HI को हमने डायरेक्ट डिकम्पोज किया तो क्या है, इसका ऑर्डर सेकंड। समझ गए, ये याद कर लेंगे आप लोग। अब देखो इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे भी तो क्या आएगा, 2 आएगा ना। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं कि सेकंड ऑर्डर होगी, नहीं, ये कहाँ पे हमने इसको रिएक्ट किया है, गोल्ड के सरफेस पे, तो यहाँ पे रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती। इस ये जो कैटलिस्ट डाला है गोल्ड का सरफेस, इसके ऊपर डिपेंड करती है रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। ओके, तो ये ध्यान देंगे कि HI को जब हम डायरेक्ट तोड़ रहे हैं तो वो कौन सी ऑर्डर की होगी, सेकंड ऑर्डर की, बट जब गोल्ड की सरफेस पे तोड़ेंगे तो उसका ऑर्डर क्या है, 0। ओके, तो ये याद ही करना, एक्सपेरिमेंट से पता लगता है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, हमने NO लिया, O2 के साथ रिएक्शन करवाई, ये बन गया NO2, रेट देखा तो ये आया रेट, और इससे हम कैलकुलेट करेंगे 2 यहाँ पे, तो 2 रेट 3, ऑर्डर कितना, थर्ड। कौन सा है, थर्ड। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि फ्रैक्शनल ऑर्डर की भी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, जब हम H2 प्लस Br2 की रिएक्शन करवाएंगे हमें क्या मिलेगा, HBr। देखो देखने से तो क्या दिख रहा है हमें, सिंपल कि भैया इसकी पावर 1, इसके कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट भी 1, तो हो सकता है इस ऑर्डर का रिएक्शन 2 है ना, बट ऐसा है नहीं। जब हमने इसका रेट ला देखा एक्सपेरिमेंट से तो वो ये आया कि रेट इज इक्वल टू के H2 और Br2 की पावर 1/2, और जब इसका ऑर्डर निकालेंगे तो कितना होगा, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया, 1.5। तो ऐसी भी रिएक्शंस होती है जिनका ऑर्डर किसमें आता है, फ्रैक्शन में। ओके, तो जो ऑर्डर है वो 1 2 3 4 भी हो सकता है, ऑर्डर है वो 0 भी हो सकता है, और जो ऑर्डर है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, हमें रेट लॉ मिलेगा, रेट लॉ से तो झटके से निकाल देंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और ये 2-4 रिएक्शन इनको याद कर लेंगे कि हाँ भैया ये 0 ऑर्डर की है, ये फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है, इसमें तो याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही रिएक्टेंट है, कि फर्स्ट ऑर्डर है, इसको याद करना है, ये भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, डुआ लगा हुआ है, सेकंड ऑर्डर है आगे। ठीक है, थर्ड ऑर्डर में 2 और 1 3 टोटल अमाउंट 3 हो गई, 3 बोल तो ये थर्ड ऑर्डर है। ठीक है, ये याद करनी है, 0 ऑर्डर की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देख लेंगे कि जब डायरेक्ट तोड़ा तो सेकंड ऑर्डर, लेकिन जब गोल्ड की सरफेस पे तोड़ेंगे तो 0 ऑर्डर की है। ओके, चले आगे। देखो 1-2 न्यूमेरिकल देखते हैं हम।
तो एक न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कि हमारे को एक ये रेट दे दिया किसी रिएक्शन का और एक क्वेश्चन ये दे दिया अलग से, ठीक है, तो ऑर्डर निकालना रिएक्शन का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यदि आपसे ऐसे पूछता कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताओ, इस ए के रिस्पेक्ट में, तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है कि पावर कितनी 1/2, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो विद रिस्पेक्ट टू ए वो कितना 1/2। ऐसा पूछता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ बी के रिस्पेक्ट में, तो बी की पावर कितनी 3/2, बस कितना आसान है। और ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा रिएक्टेंट्स की पावर का सम, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा 1/2 प्लस 3/2 कर लेंगे सोल्व, कितना 2, यहां से 1 यहां से 3 इक्वल टू 4/2 और ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया हमारा 2। समझ गए, आसान है। इसी प्रकार से इसको कर लेंगे, इसको आप लोग खुद कर लेंगे। आपसे पूछ लिया कि बताओ विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, तो कितना है 3/2। ऐसे पूछ लेंगे विद रिस्पेक्ट टू बी बताओ तो कितना है -1। ओके, ओवरऑल क्या होगा दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस होके जो आया आप लोग कर लेंगे। ओके, अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल और जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो कोई रिएक्शन है उसका हमारे पास रेट दिया इस प्रकार से कि कोई भी रिएक्शन उसका रेट दे दिया ये है, ठीक है। अब हमसे हमारे से क्या पूछा, हाउ वुड रेट ऑफ रिएक्शन चेंज व्हेन, किस रिएक्शन का रेट कितना चेंज होगा या कैसे चेंज होगा कब। पहला है कि जब हम कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज डबल, कि जो H पॉजिटिव है ना इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर दें डबल, ठीक है। फिर एक बार क्या पूछ लिया कि I नेगेटिव कंसंट्रेशन को क्या कर दें आधा, हाफ कर दें। फिर क्या पूछा कि सभी की कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन ऑफ व्हिच आर ट्रिपल, सभी को 3 गुना बढ़ा दें तो क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास रेट, तो एक बार में जब भी ऐसा सवाल आएगा, कई बार आया हुआ है सीबीएसई के अंदर, ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या लिख लेंगे कि इस रेट को, ठीक है, ये जो रेट इक्वल टू क्या है के, और ये जो NO2 नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है इसको मैं मान लेता हूं A, ठीक है। I नेगेटिव की कंसंट्रेशन को मान लेता हूं B, और जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को मान लेता हूं C, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है स्केल, इसकी पावर कितनी है 2, ठीक है, समझ गए। ऐसा जब भी आएगा हम क्या करेंगे, पहला जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन उसको A मान लेंगे, अगले को B मान लेंगे, अगले को C, और जो पावर है वो पावर लगा देंगे। इनके ऊपर कोई है नहीं तो कुछ नहीं लगा, इसके ऊपर 2 है तो 2 लगा दें, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब है पहला सवाल क्या कि H पॉजिटिव कंसंट्रेशन यदि डबल करें तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो भैया रेट इज इक्वल टू क्या है के A B, और किसकी कंसंट्रेशन डबल की H पॉजिटिव मींस C को यदि डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ C, और इसका क्या स्क्वायर, बस क्या हो गया इज इक्वल टू के A B, और ये क्या 2 दूनी 4 और C स्क्वायर, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना कि ये 4 यहां पे एक बार आगे 4 के A B C स्क्वायर। तो देखो ये तो मेरा पुराने वाला रेट था ही इतना, तो देखो ये रहा के A B C स्क्वायर, और जब मैंने H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को डबल किया तो क्या हो गया कि जो रेट है हमारा वो कितना गुना बढ़ गया 4 गुना, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया बस। और ये तो हमें पता ही है ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते तो रेट हमेशा बढ़ता ही है। तो जब मैं यदि मैं H पॉजिटिव कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट कितना बढ़ गया 4 गुना, सिंपल। दूसरा आप लोग कर लेंगे कि I नेगेटिव की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया हाफ कर दिया, ठीक है भैया। देखते हैं तो रेट क्या था मेरे पास के A B C के लिए था, ठीक है। वापिस से लिखेंगे कि रेट इज इक्वल टू के A B C स्क्वायर, पहले था ये। अब क्या किया इसने क्या किया कि I नेगेटिव कंसंट्रेशन हाफ, इट मींस इसको 1/2 कर दिया, तो के A, और इसको क्या कर दिया इसने 1/2, ठीक है। C स्क्वायर, इस 1/2 को आगे ले आओ तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू के, बाहर ले आते हैं तो क्या होगा 1/2, और क्या बचा के A B C स्क्वायर। इट मींस ये तो पुराने वाला था ही, और पुराने वाले का क्या हो गया आधा। तो हमें पता है जब भी कंसंट्रेशन घटाएंगे तो रेट भी घटेगा, तो यदि इसको आधा किया तो रेट भी पुराने वाले से हमारा क्या आ गया आधा, 1/2 हो गया ना। और तीसरा तो आप लोग कर दो, अब कर दो क्या कि कंसंट्रेशन ऑफ ईच, सभी आयंस की सभी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को 3 गुना कर दिया, तो लो भैया 3 गुना कर दिया तो जब इक्वल टू के, इसको भी 3 गुना किया तो 3A, इसको 3 गुना किया तो 3B, इसको 3 गुना किया तो 3C, इसका तो क्या स्क्वायर है। अब क्या होगा के, तो ये क्या है 3A 3B, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 9C स्क्वायर। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 9 बताओ 9 9 दूनी 18, 9 अरे बोलो 27, और 27 दिए 81, और 81 के A B C स्क्वायर। ये हमारा पुराने वाला था, और नया कितना बड़ा आ गया 81 टाइम्स, तो ये हो गया बस। तो क्या इफेक्ट पड़ा, ये इफेक्ट है, ये 4 गुना बढ़ गया, ये आधा कम हो गया, और ये 81 टाइम्स इंक्रीज हो गया जब ऐसे किया।
तो ऐसा न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान कर लेंगे। चले आगे अब, ठीक। अब हम देखते हैं कि यूनिट्स क्या होती है हमारी किसकी, रेट कांस्टेंट की। हमने कहा था ना कि रेट कांस्टेंट की यूनिट किस पे डिपेंड करती है, बोलो किस पे डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन पे, ठीक है। तो अब देखते हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे, किसके लिए क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं। ओके चले, तो देखो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट में हमने किस प्रकार से याद रखना है कि जो अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं उनके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग होती है। जैसे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वहां पे के की यूनिट अलग मिलेगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट अलग, सेकंड के लिए अलग, थर्ड के लिए अलग, ठीक है। निकालते कैसे हैं, तो ये तो हम निकालने का तरीका, ठीक है। याद कैसे रखना है, तो हमने तो याद रखना है डायरेक्ट, तो उसके लिए हमने बस ये फॉर्मूला याद रखना है, बस एक। फिर चाहे हमारे से किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के की यूनिट पूछ ले, हम उसको कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। हमने बस ये फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला, ये क्या कि भैया मोल पर लीटर इसकी पावर 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये जो n है, n ये यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यदि हमारे से फर्स्ट ऑर्डर की पूछी तो n की जगह 1 पुट कर देंगे, सेकंड ऑर्डर की पूछी तो n की जगह 2 पुट कर देंगे, तीसरे की पूछी तो n की जगह 3, ठीक है। तो ये जो n है ये क्या है, मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जैसे कोई भी रिएक्शन है उसके लिए रेट क्या होगा, dx अपॉन dt होता है रेट, और ये किसके बराबर, रेट इक्वल टू के, और यहाँ पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसकी कुछ ना कुछ पावर होती है ना, और वो जितनी भी उसकी पावर होती है वही तो क्या होता है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो हम इस प्रकार से लिखते हैं ना रेट को कि dx अपॉन dt इक्वल टू के और कंसंट्रेशन की पावर n। अब हमने निकालनी यूनिट, कैसे निकालेंगे, तो देखो हमने के की यूनिट निकालनी, ठीक है। तो के इक्वल टू क्या होगा, जब के इक्वल टू dx अपॉन dt, और इसको इस तरफ भेजेंगे हम तो मल्टीप्लाई में है तो 1 बाई कंसंट्रेशन के ना गया, ठीक है। उसके बाद dx का मतलब क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन तो है, ये कंसंट्रेशन तो है, और dt क्या है, ये हमारा टाइम है, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने कि देखो इन दोनों, इसकी पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। जब बेस सेम हो, ठीक है, और डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। तो इसमें से एक में से क्या घटा जाए n, तो क्या होगा कंसंट्रेशन की 1 माइनस n, और बटे में क्या है टाइम, और कंसंट्रेशन की 1 माइनस n टाइम को ऊपर लेके जाएंगे तो टाइम क्या हो गया, टाइम इनवर्स। ओके, अब कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, हमें पता है क्या होती है, मोल पर लीटर, ठीक है। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 1 माइनस n सेकंड, टाइम इनवर्स तो सेकंड इनवर्स। तो ये फॉर्मूला याद रखना बस, ठीक। आया कैसे, ये यहाँ से ऐसे। ओके, अब हमारे से पूछा जीरो ऑर्डर के लिए बताओ यूनिट क्या होगी के की, तो हमने ये याद रखना है, जीरो ऑर्डर पूछा ना तो n की जगह क्या पुट कर देंगे, जीरो। तो देखो मोल पर लीटर लिखेंगे 1 माइनस 0 सेकंड इनवर्स है, तो यूनिट क्या आ गई, 1 में से 0 गया तो 1 का 1 एज इट इज, तो यूनिट क्या रहेगी इसकी, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। कौन से ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछेंगे तो n की जगह क्या पुट करेंगे, 1, इट मीन से 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, और किसी की भी पावर 0, सारी टर्म क्या होती है 1, तो ये पूरी टर्म 1, तो बचा क्या, केवल और केवल सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स, ठीक है। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या पुट करेंगे, 1 माइनस 2, तो 1 एक में से 2 गए तो माइनस का 1 बचा, तो माइनस का 1 बचा तो अंदर जाएगा तो मोल इनवर्स, लीटर क्या प्लस का, और बाहर क्या है सेकंड इनवर्स। ओके, तीसरे के लिए पूछ लिया तो 1 माइनस 3, n की वैल्यू 3, अंदर जाएगा तो माइनस 2 बचे ना, माइनस 2 बचे तो मोल के ऊपर क्या लगेगा, माइनस का 2, और लीटर के ऊपर माइनस माइनस प्लस, और 2 है तो 2, और सेकंड इनवर्स एज इट इज, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की हमें न्यूमेरिकल में भी हेल्प देंगी, वहां पे हमें के की वैल्यू देंगे रेट कांस्टेंट को, रेट कांस्टेंट की वैल्यू देंगे तो उसके पीछे यूनिट लगा देंगे, तो किसी के पीछे लिख दिया सेकंड इनवर्स तो हमें ये पता लग जाएगा कि वो रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की। किसी के पीछे ये यूनिट दे दिया हमें पता लग जाएगा वो ऑर्डर कौन सी रिएक्शन की, कौन से ऑर्डर की, वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर की। ओके, चलिए आगे, आपने बस ये फॉर्मूला याद रखना है, फिर जिसकी ऑर्डर की क्वेश्चन की जगह पुट कर देना, आगे सोल्व हो जाएगा सारा। ओके, आगे देखते हैं हमें मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। मोलिकुलरिटी, तो देखो मोलिकुलरिटी का मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स या आयंस ने पार्टिसिपेट किया है, वो उस रिएक्शन की क्या है, मोलिकुलरिटी। द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मोलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड विद वन another simultaneously so as to result in a chemical reaction, कि भैया कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या वो एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स भी, और एक साथ क्या करना चाहिए उनको, कोलाइड। कोलाइड मतलब एक साथ टक्कर मारेंगे, ठीक है। यदि 2 है तो एक साथ टक्कर मारेंगे, 3 है तो तीनों एक साथ टक्कर मारे, और वो टक्कर क्या होनी चाहिए,
फ्रूटफुल होनी चाहिए, मींस उसका रिजल्ट आना चाहिए, कोई केमिकल चेंज होना चाहिए, ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट होना चाहिए वो, ठीक है। तो कोई एक ऐसी रिएक्शन उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं या आयंस या मॉलिक्यूल्स जिन्होंने एक साथ टक्कर मारी हो और एक साथ टक्कर मारने के बाद केमिकल चेंज हुआ हो, उसको उस रिएक्शन की क्या कहते हैं हमें, मॉलिक्युलरिटी, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जो रिएक्शन एक स्टेप में होती है, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि प्लस वन में ऑर्गेनिक में पढ़ गए हैं कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, तो कई रिएक्शंस तो ऐसी होती है जो एक ही स्टेप में होती है, लेकिन कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो एक से अधिक स्टेप में होती है, 2 या 3 या 4 स्टेप में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना, कि पहले स्टेप में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ठीक है। और ऐसी भी रिएक्शंस होती है जो एक ही स्टेप में हो, सिंगल स्टेप में। तो जो सिंगल स्टेप में जो रिएक्शंस होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, सिंपल रिएक्शन, ठीक है। तो जो मॉलिक्युलरिटी है ना, वो हम केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए देख सकते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। लेकिन जो रिएक्शंस एक स्टेप में नहीं होती हैं, दोज रिएक्शंस डू नॉट टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, उनको क्या कहेंगे हम, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्युलरिटी का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की हम मॉलिक्युलरिटी नहीं देख सकते, हाँ, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को जब हम स्टेप वाइज लिखते हैं ना, तो हर एक स्टेप की मॉलिक्युलरिटी हमें बता सकते हैं, ओके। तो मॉलिक्युलरिटी का मतलब क्या है, सीधा सा यहाँ पे, कि जो हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे ना, उसमें कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, इट इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी। जैसे कि ये रिएक्शन है मेरे पास O2F2 O2 + F2, तो यहाँ पे बताओ कितने O2F2 के मॉलिक्यूल्स हैं, स्टाइकोमेट्री कितना, एक, तो एक है ना। तो ये कैसी रिएक्शन है, ये है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। कैसी, यूनिमोलिकुलर, इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी, 1। यहाँ पे HI के कितने वो है मॉलिक्यूल, 2 है, तो हम ये कहते कितने मॉलिक्यूल हैं, तो कितने मॉलिक्यूल, 2। तो इसकी ये कैसी है, बाई मोलिकुलर, कैसी है, बाई मोल, इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी, 2। ये रिएक्शन है, यहाँ पे बताओ कितने रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके फॉर्मेशन की प्रोडक्ट की, तो 2 तो NO के और 1 मोल किसका, O2 का। तो ये कैसी है, इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 3। समझ रहे हो। इसी प्रकार से यदि 4 हो तो 4 मॉलिक्युलरिटी, बट जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे तो उनकी एक साथ टक्कर मारना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। आप लोग सोच के देखो, जैसे कि आप एक रूम में हो और आप केवल 2 ही हो, ठीक, और हमने कहा कि एक साथ टक्कर मारो, तो लग जाएगी टक्कर आराम से, कोई लेट चले कोई पहले चले। फिर आप लोग 3 बंदे कर दिए, अब हमने कहा कि एक साथ टक्कर मारो, तो अब क्या पता 2 ज्यादा पहले चल पड़े, 1 लेट आए, समझ रहे हो, तो एक साथ टक्कर लगने के चांस कम है। अब आप लोग 4 कर दिए, अब हम कहेंगे एक साथ टक्कर मारो 4 के पॉइंट पे, तो पॉसिबिलिटी और भी कम है। 5 बंदे एक साथ टक्कर मारने की पॉसिबिलिटी और भी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पता नहीं कोई धीरे चलेगा कोई तेज चलेगा। लेकिन जब आप 2 ही हो, 2, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है ना टक्कर मारने की, ज्यादा बड़े तरीके से लगेगी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाते हैं, तो उनकी एक साथ कोलाइड होने की टेंडेंसी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। तो जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो हम 2 या 3 तक ही देख सकते हैं, ठीक है। तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है बायोमोलिकुलर या ट्रेसिल मोलिकुलर, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें ज्यादा हायर मॉलिक्युलरिटी की रिएक्शन देखने को नहीं मिलती। जैसे कि ये अगली रिएक्शन हमारे पास है, तो यहाँ पे देखो कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट हो गए, 6, एक इसका 5, इसके 12 हो गई, और 12 इन आयंस को एक साथ टक्कर मारना क्या है, बहुत ही इम्पॉसिबल। तो ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो सकती। ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, पहले किन्हीं 2-3 ने टक्कर मारी होगी, फिर 2-3 ने, फिर 2-3 ने, फिर 2-3 ने, तो एक स्टेप में चलेगी, ठीक है। तो ये एक स्टेप में चलेगी, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी हम यहां से नहीं बताएंगे किसकी मॉलिक्युलरिटी बाहर है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती हैं उनकी मॉलिक्युलरिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, फिर उनके अलग अलग स्टेप की हम मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसके अंदर काफी स्टेप होते हैं, तो उसमें फास्ट स्टेप होते हैं और स्लो स्टेप भी होते हैं। तो जो स्लो स्टेप होता है ना, ठीक है, एक स्टेप होता है स्लो और होते सारे फास्ट। तो जो स्लो स्टेप होता है, तो जो रिएक्शन का जो रेट है वो उसी स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखो जो सिंगल स्टेप की है तो उनमें तो रेट इसी पे डिपेंड करेगा जो भी है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उनका हम मैकेनिज्म लिखेंगे, अभी लिखते हैं आगे, ठीक है। और मैकेनिज्म लिखने के बाद उसमें जो स्लो स्टेप होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उसी स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब जितनी जल्दी वो स्टेप हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा, ठीक है। देखो कैसे स्लो स्टेप पे डिपेंड क्यों करेगा, देखो द स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लोएस्ट स्टेप होगा किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, वो उसी स्टेप से हम क्या निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि ये एक सड़क है, ठीक है, और
सारा बढ़िया से लाइक, बट इस जगह के ऊपर क्या है, भीड़ भाड़ रहती है, गड्ढे वड्ढे हैं, ठीक है, बड़ा ही मतलब निकलने की मतलब एक कंजेस्टेड जगह है, ठीक है। अब आप जा रहे हो बाइक पे, ठीक है, आप यहाँ से बाइक पे जाओगे 100 की स्पीड पे जाओगे, कोई दिक्कत आई नहीं, फिर आगे यहाँ जाओ, यहाँ पे भी क्या 100 की स्पीड पे जाओगे और आपको यहाँ पहुंचना जैसे। लेकिन अब डीप आप कितनी जल्दी यहाँ आओगे ये किस बात पे डिपेंड करेगा, इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि आप इस जगह से कितनी जल्दी निकलोगे। क्यों? क्योंकि यहीं पे तो धीरे धीरे चलोगे आप, क्योंकि ये कंजेस्टेड जगह है। अब यहाँ से कितना आप जल्दी से निकल सकते हो तो उतना ही तो जल्दी यहाँ पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो स्मूथ चल रहे हो, यहाँ पे भी स्मूथ चल रहे हो, बट यहाँ से कितना जल्दी बाहर आओगे इस जगह से, मीन जो स्लोएस्ट स्टेप है जहां पे भीड़ भाड़ है, यहाँ से कितना जल्दी निकलोगे तो ही तो यहाँ उतना जल्दी पहुंच पाओगे आप, ठीक है। तो जो स्लोएस्ट स्टेप है उसके ऊपर रिएक्शन का जो रेट है वो क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि कोई एक फैक्ट्री है, ठीक है, साइकिल की कोई फैक्ट्री है, उसमें कोई एक बंदा साइकिल के टायर बना रहा है, ठीक है, कोई कवर बना रहा है, कोई साइकिल के हैंडल बना रहा है, ठीक है, कोई साइकिल की रिम बना रहा है, ठीक है, कोई पैडल बना रहा है, ठीक है। अब क्या है कि साइकिल तैयार करनी हमने, ठीक है, कोई ट्यूब बना रहा है, हमने तैयार करनी है। तो एक बात बताओ, साइकिल कब तैयार होगी कंप्लीट? जब साइकिल के सारे पार्ट क्या हो जाएंगे, रेडी। अब एक बात बताओ, जैसे कि ना ये जो बंदा है ये टायर को 1 घंटे में बना देता है, ये बंदा भी 1 घंटे में इसको बना रहा है, ये भी रिम को भी बना रहा है 1 घंटे में, कवर को 1 घंटे में, लेकिन जो पैडल वाला है ना वो बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है? बहुत ही धीरे धीरे। तो एक बात बताओ, साइकिल जल्दी से कब बनेगी? किस पर डिपेंड करेगी साइकिल जल्दी से बनना? इसी पे तो डिपेंड करेगी भैया। जितनी जल्दी ये बना देगा, जितनी जल्दी ये बना देगा पैडल्स को, तो तभी तो साइकिल कंप्लीट होगी, क्योंकि औरों ने तो अपना काम कर लिया जल्दी से, बट ये धीरे धीरे कर रहा है। तो अब इसी पे तो डिपेंड करेगा कि जितनी जल्दी ये कर देगा उतनी जल्दी तो साइकिल तैयार होगी, वरना साइकिल अधूरी रहेगी, समझ रहे हो। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है रिएक्शन के अंदर वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। उस स्लोएस्ट स्टेप से हम क्या निकालते हैं, रिएक्शन का रेट। समझिए इस बात को, ठीक है। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ए सीरीज ऑफ स्टेप रिएक्शंस का मतलब एक एक स्टेप, और एक एक स्टेप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो ए सीरीज ऑफ स्टेप रिएक्शंस प्रपोज्ड टू अकाउंट फॉर द ओवरऑल रिएक्शन, कि भैया कोई एक रिएक्शन है वो काफी सारे स्टेप में हो रही है, तो उसको हम एक एक स्टेप के द्वारा लास्ट तक जाना, ठीक है, वो उस रिएक्शन का क्या कहलाता है, मैकेनिज्म, ठीक है। तो भाई सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर कौन कंज्यूम हुआ, फिर किसने किसके साथ रिएक्शन की, तो बार बार उसके हर एक स्टेप को डिस्क्राइब करना, इट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। जैसे कि आप स्कूल गए सुबह उठ के, तो आप कैसे गए भाई, सबसे पहले उठे, फिर मुंह धोया, ठीक है, नहाए, खाना खाया, बस में बैठे, फिर गए, ठीक है। तो मेन पॉइंट तो क्या था, आप घर से स्कूल गए, लेकिन किस प्रकार से गए, तो कितने स्टेप के बीच में सभी को डिस्क्राइब करना, इट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। देखो जैसे कि रिएक्शन है N2O5 इट गिव्स NO2 प्लस O2, ठीक है, ये हम पढ़ चुके। बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना, 1 हम पढ़ चुके ना। कैसे पता लगा, इसके रेट से पता लगा। और रेट कहां से पता लगता है, एक्सपेरिमेंट से। रेट क्या था, दिस, और इसकी पावर कितनी, 1, तो 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। अब देखो देखने में तो हमें, मैं पूछता इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी बताओ कितनी, तो हम क्या बताते 2, लेकिन वो 2 तो क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। एलिमेंट्री रिएक्शन की हम मोलिकुलरिटी बता सकते हैं, ये कैसे रिएक्शन है कि कॉम्प्लेक्स, तो ये एक से अधिक स्टेप में हुई है। तो जब इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो ये मैकेनिज्म भी क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल होते हैं, ठीक है। हम किसी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते इसका मैकेनिज्म ये होगा, ठीक है, याद ही करने होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि पहले स्टेप में क्या हुआ, N2O5 का 1 मोल है, ठीक है, वो टूटेगा किसमें, NO2 और NO3 में। उसके बाद क्या होगा, N2O5 का जो दूसरा मोल है वो NO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NO2 प्लस O2, ठीक है। और ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या होगी, 2 मोल N2O5 की हमें देंगे क्या, 4 मोल NO2 की और 1 मोल O2 का। जब दोनों को जोड़ेंगे हम, तो देखो दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितने हो गए, 2, ठीक है। और NO3 से NO3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे खत्म। और इस तरफ क्या बचेगा, 3 तो NO2 और 1 तो 4, और 1 क्या बचा, O2। तो ये क्या हमारे मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। अब देखो इस रिएक्शन के अंदर ये स्टेप कैसा है, फास्ट, ये स्टेप कैसा, स्लो। तो यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, बताओ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कौन सा होता है, हमने पढ़ा था रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, स्लो। तो ये जो स्लो स्टेप है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, रिएक्शन का रेट, और यहीं से तो ये रेट आया है। देखो रेट क्या है हमारा, ये तो है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, केवल N2O5 की कंसेंट्रेशन पे, जबकि ओवरऑल में देखते तो कितना था, 2 था, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट से हमें जो स्लो स्टेप है उसी से हमने क्या निकाला, इस रिएक्शन का रेट। और कौन सी ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर। और इस स्टेप की मोलिकुलरिटी भी कितनी है, 1, क्योंकि एक ही तो मोलिक्यूल यूज हो रहा है, ठीक है। इस स्टेप की भी मोलिकुलरिटी कितनी है, 1।
ओके कर लेंगे। तो जो हायर ऑर्डर रिएक्शन है वो भी हमें कम देखने को मिलती है, ठीक है। हम बस फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर, ठीक है। और मैक्सिमम हायर ऑर्डर की तरफ जाएंगे तो वो रिएक्शन हमें कम देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वही बात है, हायर ऑर्डर की रिएक्शन देखने के लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका भी आपस में क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कोलाइड। बट जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे उनका आपस में कोलिजन करने की जो पॉसिबिलिटी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसलिए हमें हायर ऑर्डर की रिएक्शंस बहुत ही रेयर मिलती है, ठीक है। इतना कर लेंगे। ऐसे एक बात बताओ, मोलिकुलरिटी किसी रिएक्शन की जीरो हो सकती है? जब मॉलिक्यूल नहीं होगी तो फिर रिएक्शन कहां से होगी, ठीक है। तो मॉलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो मॉलिकुलरिटी है वो जीरो नहीं हो सकती, और ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है। लेकिन ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ओके, तो मॉलिकुलरिटी जो है वो क्या होती है, होल नंबर, ठीक है। मॉलिकुलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। जबकि ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन का भी देख सकते हैं और हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी। कैसे? अब देखो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो है ये, और इसका ऑर्डर कितना है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन तो है, ठीक है। तो इतना यहां तक आप लोग पढ़ लेंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना पढ़ लेंगे, सारे बच्चे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। टेक केयर, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ये आप लोग भूलें ना। ओके।